हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपके आईएफएससी का भी सिलेबस है, आरबीआई ग्रेड बी का भी सिलेबस है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके उसमें भी इंपॉर्टेंट होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है ये यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोग कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं, इसमें हम 3 चीजें पढ़ेंगे, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड डब्ल्यूटीओ। इसके अलावा 2-3 इंस्टीट्यूशंस और हैं जो आईएफएससी में कवर होते हैं, तो वो हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आईएमएफ के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्या करता है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है 190 मेंबर कंट्रीज का, जिसमें की रिप्रेजेंटेशन होती है इनके सभी लोगों की, जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं इनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। अब ये कैसे होगा? जितना भी फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस उस कंट्री का है उसी के प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव बोर्ड में यहाँ पर इनका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं ग्लोबल इकोनॉमी में, इनकी सबसे बड़ी वोटिंग पावर रहेगी। ब्रीफ हिस्ट्री देखें तो यहाँ पर आईएमएफ जो है इसको हम फंड भी बोलते हैं। ये कंसीव किया गया था यूएन कॉन्फ्रेंस इन ब्रेटन वुड में, न्यू हेमिस्फीयर यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जुलाई 1944 में आया था। 44 कंट्रीज उस टाइम यहाँ पर एक फ्रेमवर्क बिल्ड कर रही थी फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ताकि जो कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन है उसको हम यहाँ पर अवॉइड करें। एंड आपका ग्रेट डिप्रेशन देखा गया था 1930s में, इसी वजह से इसको हम यहाँ पर लेकर आए थे। ठीक है, अब यहाँ पर इसके आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है आईएमएफ के। तो सबसे पहले तो ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को फॉस्टर करना। तो ये चाहते हैं कि एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाए हमारी कंट्रीज के लिए कि वो एक दूसरे से बात कर सके अपनी इकोनॉमीज के बारे में, और यहाँ पर जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उन्हें अवॉइड करे। जैसे इंडिया ने बीओपी क्राइसिस जो था वो आईएमएफ की हेल्प से ही यहाँ पर अवॉइड किया था। तो आईएमएफ एक प्लेटफॉर्म देता है जिसमें कि हम एक्सचेंज रेट्स को डिस्कस करते हैं, ट्रेड पॉलिसीज क्या है उनको डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर जो अदर इश्यूज रहते हैं जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं। तो हम इसे एक एज अ फोरम की तरह लेते हैं जहाँ कंट्रीज अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस के बारे में लर्न करते हैं, और साथ में ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज करते हैं। सिक्योर करेंगे हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो आईएमएफ का कोर मिशन है ये कि यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आनी है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस से प्रिवेंट करने के लिए कंट्रीज इजीली रिकवर कर पाए यहाँ पर, अगर उन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस फेस किया है। तो ये कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो सर्विलांस के थ्रू। तो आईएमएफ ने, जैसे इंडिया का बीओपी क्राइसिस हुआ था, तो इंडिया को बताया था कि क्या क्या पॉलिसीज उन्हें फॉलो करनी है, जिसकी वजह से एलपीजी इंडिया में आया था। ठीक है, तो ये भी ना रेगुलरली क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं जो इकोनॉमीज है मेंबर कंट्रीज की, और आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल रिस्क को। जैसे आप देखेंगे ग्लोबल जीडीपी ये बताते हैं कितना है, और फोरकास्ट करते हैं इंडियन जीडीपी जैसे है ना, ऐसी अपनी बाकी कंट्रीज नेशंस के लिए भी करते हैं, और क्या क्या पोटेंशियल रिस्क है वो भी बताते हैं। फिर आती है बात लैंडिंग की। जैसे बीओपी क्राइसिस में हमें जो लैंडिंग हुई थी, जो हमें यहाँ पर पैसा वगैरह दिया गया था, वो किसने दिया था? आईएमएफ ने दिया था। सिमिलरली ये यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस दूसरी कंट्रीज को भी देते हैं जो कि बीओपी क्राइसिस फेस करती हैं या अदर इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। देन आता है पॉलिसी एडवाइस। तो यहाँ पर कंट्रीज को हेल्प किया जाता है कि किस तरह से वो साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करें, ताकि यहाँ पर फ्यूचर में कोई भी क्राइसिस ना फेस करना पड़े। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं। तो ये ओपन और फ्री ट्रेड की बात करते हैं कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इसकी बहुत जरूरत है, तो हमारे पास में जो बैरियर्स हैं उन्हें रिड्यूस करने की बात करते हैं। जैसे मैंने एलपीजी का बताया, तो ये प्रमोट करेंगे स्टेबल एक्सचेंज रेट्स को, ताकि यहाँ पर बिजनेसेस के लिए इजी हो जाए कि वो इंपोर्ट कर सके या एक्सपोर्ट कर सके गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक स्टेबल और प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट बनता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। आईएमएफ हेल्प करता है टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड क्रिएट जॉब्स अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पर हम हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। गोल है कि हमें कनेक्ट करना है अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर आईएमएफ का मानना है कि जो स्टेबल इकोनॉमीज होती हैं हेल्दी लेवल ऑफ ग्रोथ के साथ में और एम्प्लॉयमेंट के, वही बेटर यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दे पाती हैं ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी में। मतलब आपका घर यहाँ पर अगर सेफ है, सिक्योर है, इकोनॉमिकली स्टेबल है, तभी तो आप यहाँ पर दूसरों को दान दे पाओगे। तो ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी के लिए यहाँ पर हमें क्या जरूरत है कि जो मेंबर कंट्रीज है वो भी यहाँ पर अच्छे से रहें। ठीक है, तो आईएमएफ एनकरेज कर रहे हैं नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज को कि आप ऐसी पॉलिसीज लेकर आओ जिससे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ हो। शॉर्ट टर्म में मत सोचो, इन्वेस्ट करो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, इनोवेशन में। फिर यहाँ पर आपको पॉवर्टी रिड्यूस करवाते हैं ये अराउंड द वर्ल्ड।
तो इनका प्राइमरी फोकस केवल और केवल ये नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है, ये साथ में रिकॉग्नाइज करते हैं कि पॉवर्टी एक मेजर चैलेंजेस है, मेजर चैलेंज है यहाँ पर मैनी कंट्रीज के लिए। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी एडवाइस देता है हमारी डेवलपिंग कंट्रीज को कि किस तरह से पॉवर्टी को रिड्यूस करो और लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर सकते हो। भूलना मत ये यूएन का ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का ही पार्ट था, राइट। तो डेफिनेटली ये यहाँ पर हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेगा, पॉवर्टी की बात करेगा। तो इसमें आप कंट्रीज को हेल्प कर रहे हो कि किस तरह से फाइनेंशियल सिस्टम्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा, इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड किया जाएगा और इन्वेस्ट करेंगे हम सोशल प्रोग्राम्स में। मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ में एक ब्रॉड टर्म हम यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें ओवरऑल एक्सपेंशन की बात हो रही है इकोनॉमी के ओवर द टाइम। तो आईएमएफ की जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करती हैं मेंबर कंट्रीज में, जिसकी वजह से हायर इनकम क्रिएट होती है, जॉब क्रिएशन होता है और इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स देखने के लिए मिलते हैं। फिर आती है बात पॉलिसी एडवाइस एंड फाइनेंसिंग की हमारी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। तो आईएमएफ एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। यहाँ पर पॉलिसी एडवाइस देता है ताकि इकोनॉमिक चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सके, साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज को हम फॉलो कर सकें एंड इसके अलावा यहाँ पर हम सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव कर पाए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर प्रमोशन होगा एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी का और एक इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम का। तो स्टेबल एक्सचेंज रेट्स और एक वेल फंक्शनिंग इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम जो है वो इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम फैसिलिटेट करें इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। तो आईएमएफ यहाँ पर वर्क करता है ताकि हम इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें बाय ओवरसीइंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे मेंबर कंट्रीज को। फंक्शंस ऑफ आईएमएफ, यहाँ पर सबसे पहले तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है जैसा कि हमने देखा है ना। जो जैसे यहाँ पर बीओपी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो आईएमएफ लैंडिंग कर रहा था मनी की ताकि इंटरनेशनल रिजर्व्स को रिप्लेनिश कर पाए हम लोग, है ना। खत्म हो गया रिसोर्सेस तो उन्हें दोबारा से ग्रो कर पाए, दोबारा से यहाँ पर अपने पास में इकट्ठा कर पाए। स्टेबलाइज करेंगे करेंसीज को, स्ट्रेंथन करेंगे कंडीशंस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। कंट्रीज को यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज जो है वो एम्बार्क करनी होती है जिसको आईएमएफ मॉनिटर करता है। फिर आती है बात आईएमएफ सर्वेलांस की। तो यहाँ पर हम इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को ओवरसी करते हैं और देखते हैं कि इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसीज हमारे 190 मेंबर कंट्रीज की किस तरह से वर्क कर रही है। तो यहाँ पर आपका ये ग्लोबल लेवल पर भी देखता है चीजों को और इंडिविजुअल लेवल पर भी। तो आईएमएफ जो है वो पॉसिबल रिस्क बताता है स्टेबिलिटी के लिए और एडवाइस करता है अगर कोई भी पॉलिसी एडजस्टमेंट हो। जैसे इंडिया के लिए इन्होंने अभी हाल फिलहाल में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी। देन आती है बात कैपेसिटी डेवलपमेंट की। तो टेक्निकल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ये सेंट्रल बैंक्स को, फाइनेंस मिनिस्ट्रीज को, टैक्स अथॉरिटीज एंड अदर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को। तो यहाँ पर कंट्रीज जो है वो पब्लिक रेवेन्यूज रेस करते हैं, मॉडर्नाइज करते हैं अपने बैंकिंग सिस्टम्स को, स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क जो है उन्हें डेवलप किया जाता है, गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जाता है, रिपोर्टिंग यहाँ पर जो है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डेटा की उसको भी एनहांस करते हैं। डेटा को कैसे एनहांस करते हैं, हम बताते हैं कि किस तरह से डेटा कलेक्ट करना है, बेस्ट मेथोडोलॉजीज ताकि हमारे पास क्वालिटी डेटा हो, ठीक है। साथ में ये कंट्रीज को बेसिकली हेल्प कर रहा है कि वो एसडीजीज अटेन कर पाए। अब आते हैं गवर्नेंस सेटअप के ऊपर। तो सबसे पहले तो जैसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है हर जगह, यहाँ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है जिसमें आपके पास एक गवर्नर और एक ऑल्टरनेटिव गवर्नर होता है हर एक मेंबर कंट्री के लिए। अब मेंबर कंट्री अपने 2 गवर्नर्स अपॉइंट करेंगी, फिर यहाँ पर इलेक्ट करते हैं और अपॉइंट करते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए। अप्रूव करेंगे अगर किसी का कोटा बढ़ाना है, स्पेशल ड्राइंग राइट अलोकेट करनी है, ठीक है। ये एसडीआर्स क्या होते हैं हम अभी आगे पढ़ेंगे। नए मेंबर्स को अगर एडमिट करना है या फिर कंपलसरी विड्रॉल है किसी और मेंबर का, अमेंडमेंट्स हमें अपने आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट में या फिर बाई लॉज में करने हैं जो हमारी दूसरी कंट्रीज के साथ में एग्रीमेंट्स हो रखे हैं। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्नर्स जो हैं उनको एडवाइस करने के लिए 2 मिनिस्ट्रियल कम्युनिटीज बनती हैं और एक यहाँ पर आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी एंड डेवलपमेंट कमिटी, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के वो जनरली एक बार मिलते हैं साल में एंड आईएमएफ वर्ल्ड बैंक एनुअल मीटिंग्स होती हैं ताकि वर्क जो है रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस का वो डिस्कस किया जा सके। अब मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स का देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंस कमिटी जिसमें 24 मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर पूल है 190 कंट्रीज का, उन्हीं में से हम लोग इनको सिलेक्ट करते हैं
और रिप्रेजेंट किया जाता है सभी मेंबर कंट्रीज को। तो मैनेजमेंट यहाँ पर कैसे होगा आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का। डिस्कस करेंगे कोई भी प्रपोजल्स हमारे एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने दिए हैं ताकि आर्टिकल्स ऑफ अग्रीमेंट को हम यहाँ पर अमेंड कर पाए, ये वाला पार्ट ना। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी और मैटर्स अगर हमारे जो कि ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। फिर आता है डेवलपमेंट कमिटी, तो ये भी अगेन इसी का हिस्सा है। तो एक ज्वाइंट कमिटी है, 25 मेंबर्स होते हैं आपके आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसके थ्रू। यहाँ पर एडवाइस करते हैं ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक को ऑन इश्यूज जो कि आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है एमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग कंट्रीज में। ये एक फोरम बनाता है जहां पर हम इंटर गवर्नमेंटल कंसेंसस लेते हैं ऑन क्रिटिकल डेवलपमेंट इश्यूज। अब आती है बात एग्जीक्यूटिव बोर्ड की। 24 मेंबर्स का एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है जिसको इलेक्ट भी हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ही कर रहे हैं, जहां पर हमारे 90 कंट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं। तो ये डेली बिजनेस जो है आईएमएफ का उसको कंडक्ट करते हैं और एक्सरसाइज करेंगे पावर्स जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और यहाँ पर पावर्स जो कि हमारे आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट इन्हें देती है। यहाँ पर जितनी भी एस्पेक्ट है फंड के काम की, फ्रॉम द आईएमएफ स्टाफ्स एनुअल हेल्थ चेक्स ऑफ मेंबर कंट्रीज इकोनॉमीज टू पॉलिसी इश्यूज रिलेटेड टू द ग्लोबल इकोनॉमी। बोर्ड यहाँ पर आपके लिए नॉर्मली डिसीजंस लेता है बेस्ड ऑन कंसेंसस, समटाइम्स यहाँ पर फॉर्मल वोट्स भी लिए जाते हैं। अब हर एक मेंबर का जो वोट होता है, ये ध्यान से सुनना, जो आपका हर एक मेंबर का वोट है वो यहाँ पर सम ऑफ इसका बेसिक वोट्स जिसको हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया अमंग ऑल मेंबर्स प्लस कोटा बेस्ड वोट्स। एक तो हमारा सबका बेसिक वोट होता है और एक होता है कोटा बेस्ड वोट्स। तो मेंबर का कोटा उसकी वोटिंग पावर डिफाइन करता है। आईएमएफ का मैनेजमेंट, यहाँ पर आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वही इसके चेयरमैन भी होते हैं आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के और हेड ऑफ वो आईएमएफ स्टाफ हो। एमडी को अपॉइंट किया जाता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड के थ्रू बाय वोटिंग या कंसेंसस। आईएमएफ के मेंबर्स यहाँ पर कोई भी अदर स्टेट वेदर और नॉट अ मेंबर ऑफ यूएन वो यहाँ पर आईएमएफ का पार्ट बन सकता है इन अकॉर्डेंस विद आईएमएफ आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट। और यहाँ पर टर्म्स जो है वो प्रिस्क्राइब कौन करता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करते हैं। तो मेंबरशिप जो है वो एक प्री रिक्विजिट रहती है टू द मेंबरशिप इन आईबीआरडी। अब यहाँ पर एक कोटा सब्सक्रिप्शन चलता है। जब हम आईएमएफ ज्वाइन करेंगे तो हर एक मेंबर कंट्री एक सर्टेन सम ऑफ मनी को कंट्रीब्यूट करता है जिसे हम कोटा सब्सक्रिप्शन कह रहे हैं। मतलब जो जितना ज्यादा पैसा देगा, ठीक है उतना ही ज्यादा आईएमएफ उसका पार्ट होगा। ठीक है, आईएमएफ बेसिकली उसको सपोर्ट करेगा। तो ये कंट्री की वेल्थ और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कोटा होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे वेटेड एवरेज जीडीपी आपका कितना है, तो इसमें 50% का वेटेज। ओपननेस कितनी है इकोनॉमी में, 30%। इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी 15%। इंटरनेशनल रिजर्व्स कंट्री के पास कितने हैं, इसका 5%। अब जीडीपी जो है मेंबर कंट्री की उसको हम एक ब्लेंड लेकर चलते हैं यहाँ पर ऑफ जीडीपी बेस्ड ऑन मार्केट एक्सचेंज रेट्स। वेट यहाँ पर 60% का है एंड ऑन ट्रिपल पी एक्सचेंज रेट्स ये आपका 40% का है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में आईएमएफ जो है वो वर्क करता है जिसमें कि हम क्या करेंगे, एक जीडीपी बेस्ड ऑन मार्केट एक्सचेंज रेट्स लेकर चलेंगे और एक ट्रिपल पी एक्सचेंज रेट्स लेकर चलेंगे। तो ट्रिपल पी का आपका 40% और मार्केट बेस्ड जीडीपी का आपका 60% कोटा रहेगा। ठीक है, देन आते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के ऊपर। एसडीआर एक ना तो एक करेंसी है और एक ना ही क्लेम है आईएमएफ के ऊपर, लेकिन एसडीआर इंडिया अपने फॉरेन रिजर्व्स में दिखाती है या नहीं दिखाती, डेफिनेटली दिखाती है। तो ये एक पोटेंशियल क्लेम है ऑन फ्रीली यूजेबल करेंसीज ऑफ आईएमएफ मेंबर्स। तो एसडीआर को हम यहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हैं इन करेंसीज के लिए। एसडीआर एक यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ आईएमएफ बनाती है और सम अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो करेंसी वैल्यू जो है एसडीआर की वो यहाँ पर कैसे डिटरमिन करेंगे, सम करेंगे वैल्यूज हमारे यूएस डॉलर्स में बेस्ड ऑन मार्केट एक्सचेंज रेट्स ऑफ अ एसडीआर बास्केट ऑफ करेंसी। अब एसडीआर की बास्केट ऑफ करेंसी में क्या क्या होता है ये आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका आता है डॉलर, फिर आते हैं यूरो, फिर आता है जापानीज येन, देन आते हैं आपके पाउंड्स। ठीक है, इसके बाद में आपका चाइनीज रेनमिंबी जो है वो लेटेस्ट एडेड करेंसी है जो कि इंक्लूड की गई थी 2016 में। एसडीआर की करेंसी वैल्यू हम डेली कैलकुलेट करते हैं एक्सेप्ट जब आईएमएफ का हॉलीडे होता है या फिर आईएमएफ यहाँ पर क्लोज्ड है बिजनेस के लिए। एंड वैल्यूएशन बास्केट हमारी रिव्यू और एडजस्ट की जाती है हर 5 साल में।
तो कोटा यहाँ पर बात करें तो जो अमाउंट कंट्रीब्यूट की जाती है आईएमएफ को वो हमारी डिनोमिनेटेड होती है एसडीआर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो कोटा बताया जाएगा वो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के अकॉर्डिंग बताया जाएगा। मेंबर की जो वोटिंग पावर है वो हमारे कोटास के अकॉर्डिंग होती है। हमने देखा था ना, एक तो आपको बेस्ड ऑन आपकी बेसिक वोटिंग थी और एक आपकी यहाँ पर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के ऊपर बेस्ड कोटा मिल रहा था। तो आईएमएफ जो है वो जनरल एसडीआर एलोकेशंस को रैंक करती है अपने मेंबर्स को इन प्रपोर्शन कि उनका एग्जिस्टिंग कोटा आईएमएफ में कितना है। तो आईएमएफ यहाँ पर अब आप देखेंगे क्या इसके बेनिफिट्स है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, या मेंबर कंट्रीज के लिए भी और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी। मेंबर कंट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है, तो जैसे इंडिया को बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में हेल्प हुई थी। अभी यहाँ पर जब हमारा इंडो पाक वॉर चल रहा था तब आईएमएफ ने लोन दिया था पाकिस्तान को, तो इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पर ये लोन वगैरह दे देती है, स्टेबलाइज करवाती है उनकी इकोनॉमीज को और फाइनेंशियल कोलैप्स से अवॉइड करवाती है, बेसिकली बचाती है। पॉलिसी एडवाइस यहाँ पर देती है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज मेंबर कंट्रीज को। तो हमने देखा था कि सेंट्रल बैंक्स को, फाइनेंस मिनिस्टर्स को, टैक्स अथॉरिटीज को और बाकी सभी इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ये यहाँ पर पॉलिसी एडवाइस देती है। तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जैसे फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन। इसके अलावा ये टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है कंट्रीज को ताकि वो लोग अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें, जैसे डिजिटल पेमेंट्स में कर सकते हैं, इकोनॉमिक डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो यहाँ पर बेटर इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग हो हमारी मेंबर कंट्रीज की। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जाता है, तो प्रमोट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक ज्यादा प्रेडिक्टेबल और स्टेबल एनवायरनमेंट बनाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का। ये बेनिफिट करेंगे मेंबर कंट्रीज को बाय क्रिएटिंग जॉब्स, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स। एक्सेस दी जाती है इंफॉर्मेशन और एक्सपर्टीज की, तो आईएमएफ एक वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है एंड एक्सपर्टीज है ऑन अ वाइडर रेंज ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज। यहाँ पर हम एक्सेस करेंगे इंफॉर्मेशन को थ्रू अ वेराइटी ऑफ चैनल्स जैसे पब्लिकेशंस, रिपोर्ट्स, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम। अब ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आईएमएफ एक की रोल प्ले करते हैं इन प्रमोटिंग ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया, पॉलिसी एडवाइस दी गई, पॉवर्टी रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं कंट्रीज को कि वो अपने इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करें, है ना, इंप्रूव करवाते हैं लिविंग स्टैंडर्ड्स, एफिशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम्स को बनाते हैं ये। तो प्रमोट करेंगे स्टेबल एफिशिएंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, टेक्निकल असिस्टेंस देकर, एडवाइस देकर अपने मेंबर कंट्रीज को। इंक्रीज करेंगे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, तो प्रमोट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एक ज्यादा प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए और ये हेल्प करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को हम प्रमोट कर सकते हैं। आईएमएफ और इंडिया की बात करें तो आईएमएफ वर्ल्ड, यहाँ पर एक फाउंडर मेंबर है आईएमएफ, इंडिया यहाँ पर इंडिया एक फाउंडर मेंबर है आईएमएफ का, ठीक है। तो जब आईएमएफ यहाँ पर फाउंड किया गया 1944 में, इंडिया इसका हिस्सा था। इंटरनेशनल रेगुलेशंस जो होती हैं इन द फील्ड ऑफ मनी, ये सर्टेनली कंट्रीब्यूट करती हैं टवर्ड्स एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो इंडिया को भी काफी बेनिफिट मिलता है। इंडिया यहाँ पर 13th आता है कोटा होल्डिंग में, 5821.5 मिलियन एसडीआर इंडिया के पास है। तो इसका इकोनॉमिक वेट और कंट्रीब्यूशन दिखाता है टू द फंड्स गवर्नेंस। तो 190 कंट्रीज में आपका रैंक यहाँ पर 13th है, विच इज नॉट बैड, राइट। वोटिंग पावर की बात करें तो यहाँ पर हमारा डायरेक्टली इसके कोटा से कनेक्टेड है। ऑल्सो इंडिया आज जो अपने पैरों पर खड़ा हुआ है वो बीओपी क्राइसिस में हेल्प करने वाला आईएमएफ ही था, राइट। और आईएमएफ ने जो पॉलिसीज हमें बोली थी चेंजेस लाने के लिए, उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं आज हमारी इकोनॉमी इतना अच्छा ग्रो कर रही है। अब बाकी जो दो है वो हम लोग एक काम करेंगे, अलग अलग पार्ट्स में कवर करते हुए चलेंगे। जैसे एक पार्ट में आईएमएफ कर दिया, एक में डब्ल्यूटीओ करेंगे, एक में वर्ल्ड बैंक करेंगे, तो इस तरीके से इसको आप रिवाइज कर लेना, ओके। एसडीआर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके आईएमएफ का, क्योंकि यहाँ पर कोटा पूछ लिया जाता है, कौन सी करेंसीज आपकी बास्केट में आती है वो पूछ लिया जाता है, प्लस इंडिया का फॉरेन रिजर्व जब पूछा जाता है तो यहाँ पर इंडिया के पास करेंटली कितना एसडीआर है ये आपको भी पता होना चाहिए, राइट। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।